नमस्कार बच्चों, आज हम बात करते हैं हुक के नियम के बारे में। हुक के नियम के अनुसार कोई भी जो बंध होता है उस बंध के कंपनों की जो आवृत्ति होती है उस बंध का जो बल नियतांक है उस बल नियतांक के वर्गमूल के समानुपाती होती है। इस नियम को यदि हम गणितीय रूप में व्यक्त करना चाहें तो हम इसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। न्यू बार इज इक्वल टू 1/2πc रूट के अपॉन म्यू सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि हुक का जो नियम है उसको हम गणितीय रूप से इस तरह से लिख सकते हैं कि न्यू बार जो है इस राशि के जो है इक्वल होता है। यहाँ पर यदि हम इस समीकरण पर विचार करें तो हमें पता लगता है कि पाई सी और जो म्यू है वो कांस्टेंट है, इसलिए जो है जो तरंग संख्या है वो बल नियतांक के वर्गमूल के समानुपाती है। इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, के जो है बंध का बल नियतांक है, म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास है, सम्मानित द्रव्यमान है। और ये जो सम्मानित द्रव्यमान होता है, रिड्यूस्ड जो मास है, उसको हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। म्यू जो होता है वो है आपका m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, जहाँ पर जो है m1 और m2 जो है किसी बंध से जुड़े हुए जो दो एटम्स हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट हैं। तो इस तरह से हम जो है म्यू ज्ञात कर सकते हैं। और म्यू के मान को यदि हम उपरोक्त जो समीकरण है न्यू बार इज इक्वल टू 1/2πc इंटू रूट के अपॉन म्यू सेंटीमीटर इनवर्स में यदि हम रिप्लेस करते हैं तो जो नया समीकरण हमें प्राप्त होता है वो है न्यू बार इज इक्वल टू 1/2πc अंडर रूट के इंटू m1 प्लस m2 बाई m1 m2 सेंटीमीटर इनवर्स। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी बंध की जो आवर्ती है वो बंधित परमाणुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। बंधित परमाणु जितने अधिक द्रव्यमान के होते हैं बंध की कंपन आवर्ती का मान जो है उतना ही कम होता है। जैसा हम जो है ऊपर वाले समीकरण में देखते हैं कि जहाँ पर जो है m1 m2 का जो प्रोडक्ट है वो नीचे है, यानी कि भागफल के अंदर है, भाग की स्थिति में है, तो हम जो है यूँ कह सकते हैं कि द्रव्यमान यदि बढ़ता है तो जो आवर्ती है उसका मान घटता है। हम कुछ उदाहरणों पर विचार कर सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन जो बंध है, इस कार्बन हाइड्रोजन जो बंध है इसके लिए जो कंपन आवर्ती है उसका मान 2800 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स है। लेकिन यदि हम कार्बन हाइड्रोजन की बजाय हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देते हैं तो ये जो आवर्ती है तरंग संख्या जो है वो 2200 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाती है। यानी कि जो बंधित परमाणु है हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम जिसका कि मास अधिक है बढ़ाते हैं तो बढ़ने पर जो है तरंग जो आवर्ती है, कंपन जो आवर्ती है उसका मान कम हो रहा है। इसी तरह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध की जो आवर्ती है वो 3570 सेंटीमीटर इनवर्स है। और ऑक्सीजन ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन बंध है, क्योंकि मोलिकुलर वेट जो है बढ़ रहा है ड्यूटेरियम का, इसलिए आवर्ती कम हो गई और आवर्ती का मान जो है वो 2630 सेंटीमीटर इनवर्स है। इसी तरह से जो है ये जो बल नियतांक जो है वो उसका मान के मान जितना अधिक होता है कंपन आवर्ती का मान उतना ही अधिक होता है, क्योंकि जो बल नियतांक है वो बंध की मजबूती पर निर्भर करता है। अतः बंध जितना अधिक मजबूत होगा आवर्ती का मान जो है उतना ही अधिक होगा। और इसको जो है हम इस उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड
की जो तरंग आवर्ती है, तरंग संख्या जो है ये 1200 सेंटीमीटर इनवर्स है। कार्बन कार्बन डबल बंध, क्योंकि सिंगल बंध की तुलना में डबल बंध अधिक मजबूत होता है, इसलिए इसकी तरंग संख्या जो है बढ़ कर के 1650 हो जाती है। इसी तरह से जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बंध है, इसकी जो आवर्ती है वो हो जाती है आपकी 2200 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये था आपका हुक का नियम। अब हम बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट एंड आईआर स्पेक्ट्रम की। डाइपोल मोमेंट और आईआर स्पेक्ट्रम जो है उसमें क्या संबंध है। यदि हम बात करें तो केवल वही जो अणु है आईआर विकिरणों का अवशोषण करके और आईआर स्पेक्ट्रम देते हैं, जिनमें इन विकिरणों के अवशोषण से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा द्विध्रुव आघूर्ण के मान में परिवर्तन होता है। यानी कि केवल ऐसे अणु ही आईआर विकिरणों का अवशोषण करेंगे और आईआर स्पेक्ट्रम देंगे जो आईआर विकिरणों के अवशोषण से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा जिनके जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसके मान में परिवर्तन होता है। ऐसे अणुओं ऐसे जो अणु हैं को आईआर एक्टिव अणु कहते हैं। ऐसे अणु जो आईआर विकिरणों का अवशोषण करके और आईआर स्पेक्ट्रम देते हैं, या यूँ कहें कि आईआर विकिरणों के अवशोषण से जिनके डाइपोल मोमेंट के मान में परिवर्तन होता है वो आईआर एक्टिव होते हैं। ये जो परिवर्तन है डाइपोल मोमेंट में, द्विध्रुव आघूर्ण में, ये उनके परिमाण व दिशा दोनों में हो सकता है। परिणाम में परिवर्तन हो सकता है और दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा जिन अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, या यूँ कहें कि आईआर विकिरणों के अवशोषण से द्विध्रुव आघूर्ण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो आईआर इनएक्टिव होते हैं और आईआर स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं। ऐसे अणु जैसे H2 है, N2 है, O2 है, Cl2 है, अध्रुवीय जो अणु होते हैं वो आपके आईआर इनएक्टिव होते हैं। लेकिन इनमें जो है CO2 जो है एक ऐसा अपवाद है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, लेकिन यह आईआर स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है। इसका कारण यह है कि CO2 अणु की आकृति रेखीय होती है और जब इस अणु में सममित तनन होते हैं तो उसमें दौरान द्विध्रुव आघूर्ण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इसके जो दोनों बंध हैं उन दोनों बंधों का मान जो है एक साथ ही बढ़ता है और एक साथ ही जो है वो कम होता है। तो CO2 अणु के जो सममित या सिमेट्रिकल जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं वो आईआर इनएक्टिव होते हैं। लेकिन CO2 अणु में होने वाले जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग्स हैं, असममित जो तनन हैं, वो आईआर एक्टिव होते हैं, क्योंकि असममित तनन में एक बंध की लंबाई बढ़ती है तो उसी समय दूसरे बंध की लंबाई घटती है, अर्थात दोनों की बंधों की जो CO बंध है उनकी एक समय पर जो है बंध लंबाइयाँ जो है भिन्न भिन्न होती है। इस कारण जो है अणु आईआर एक्टिव हो जाता है और ये विकिरणों का अवशोषण करके और आईआर स्पेक्ट्रम देता है। ध्रुवीय जो अणुओं में कंपन के कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण में लगातार कंपन होता है, ध्रुवीय जो अणु है उनमें कंपनों के कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसमें लगातार कंपन करता है, और जब इन कंपनों की आवर्ती आईआर विकिरणों की आवर्ती के बराबर हो जाती है तो अणु जो होता है वो आईआर विकिरणों का अवशोषण करके और मूल कंपन ऊर्जा स्तर से उत्तेजित होकर के उच्च कंपन ऊर्जा स्तर में चला जाता है, जिससे आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ध्रुवीय जो अणु हैं उनमें कंपनों के कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उनके अंदर वो भी लगातार कंपन करता है। जब ध्रुवीय अणु के द्विध्रुव आघूर्ण के कंपनों की जो आवृत्ति है वो
IR विकिरणों के समान हो जाती है तो वो उन विकिरणों को अवशोषित कर लेगा और मूल कंपन ऊर्जा स्तर से उत्तेजित कंपन ऊर्जा स्तर में चला जाएगा और IR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से जो है द्विध्रुव आघूर्ण और IR स्पेक्ट्रम में ये संबंध होता है, यानी कि जो अणु होते हैं वो ध्रुवीय अणु जो है वो IR स्पेक्ट्रम देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।